डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दे दी है। गल्फ कंट्रीज और अमेरिका के बीच में लगभग $80 बिलियन का ट्रेड है। लेकिन हॉर्मूज की पूरी क्षमता को क्या रिप्लेस किया जा सकता है? सवाल यह है कि तेल दुनिया तक पहुंचेगा कैसे? अमेरिका चाहे तो कंप्लीटली आइसोलेट कर सकता है ईरान को और ओमानी पानी से ही वो आवाजाही कर सकता है, उसको ईरान कह नहीं पाएगा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तेल कहां है, सवाल यह है कि तेल दुनिया तक पहुंचेगा कैसे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से दुनिया के ऑयल ट्रैफिक का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है और इसी वजह से गल्फ इकोनॉमिक्स इस चोक पॉइंट पर बहुत सेंसिटिव भी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आज मेरे साथ दो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स कुलकर्णी सर, इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर मेरे लेफ्ट में हैं, जबकि आपको बता दूं ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। और आज एक्सपर्ट्स के साथ सवाल होने वाला है, ईरान युद्ध ने इस पूरे रूट को कितना फ्रजाइल बना दिया है, क्योंकि रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं कि सऊदी अरब हो या UAE, सभी बाईपास रूट्स को देखते हुए बड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन हॉर्मूज की पूरी क्षमता को क्या रिप्लेस किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। गल्फ कंट्रीज ये कह रही हैं वी आर पेइंग द प्राइस, यानी युद्ध का इमीडिएट असर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं है, शिपिंग हो या इंश्योरेंस, फ्रेट हो या रिफाइनरी सप्लाई, प्राइसेस पर तो असर हम सब ने देखा। एक और बड़ा फैक्टर आज की इस चर्चा में होने वाला है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का ओमान के साथ संबंध और ओमान को तल्खी भरे लहजे से दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दे दी है, अगर वो ईरान के साथ हॉर्मूज कंट्रोल या टोलिंग अरेंजमेंट में गया तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ये स्टेटमेंट गल्फ डिप्लोमेसी के लिए बहुत मायने रखती है। क्या मायने रखती है कुलकर्णी सर, समझाइएगा जरूर, क्योंकि ओमान अक्सर क्वाइट मेडिएटर की भूमिका में रहा है, निभाता आया है। ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का मतलब? सुरभि जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई ही जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये विश्व को खाई जा रहा है, क्योंकि विश्व का 20% तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है और तकरीबन 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की बिक्री होती है, जिसका 20% यहाँ से गुजरता है। तकरीबन 7.5 मिलियन बैरल्स ऑफ डे सऊदी अरेबिया ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से रेड सी से निकालने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे अब उनको वहाँ पर भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि हूदी उनको वहाँ पे भी नहीं बख्श रहे। तो वो वाला रूट भी जो है उसमें भी तकलीफ हो रही है। अब ओमान और ईरान के बीच में जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, जबकि ओमान एक खाड़ी का देश होते हुए अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है, 1980 से लगातार अमेरिका और ओमान के बीच में संबंध हैं, उनके बेसिस वो ये बेहिचक इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। True that, sir. अब ओमान जो देश है वो ईरान के साथ जिस तरह से संधि कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन 3 नेविगेशनल रूट्स हैं। जो नॉर्दर्न है वो ईरान इस्तेमाल करता है और ईरान इस्तेमाल करने को देता है, जैसे जैसे पूरा ट्रैफिक जो है नेविगेशनल है वो अंदर जाता है खाड़ी के देशों से तेल और गैस लेने के लिए। और जो बात अभी समझ आ रही है, एक्सपर्ट कह रहे हैं उसके मुताबिक खाड़ी के ऑल्टरनेटिव रूट्स की हम बात कर रहे हैं, और खाड़ी देशों के पास कुछ प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं, लेकिन हर ऑप्शन की अपनी सीमा भी है। सर, सवाल इसी को लेकर करूंगी। हालांकि सऊदी अरब की जहां तक सर ने बात की, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, ये क्रूड को ईस्टर्न फील्ड से रेड सी के यानबू पोर्ट तक ले जाता है, यानी हॉर्मूज को बाईपास करता है। लेकिन अब अगला सवाल पांडे सर, UAE को लेकर, और UAE पर जिस तरीके से हमले ईरान की तरफ से किए गए, जाहिर सी बात है UAE की क्षमता तो इतनी है कि वो सीधा ईरान पर वार करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन आज के इस हालात में अमेरिका की तरफ से किसी तरीके की सिक्योरिटी रीअश्योरेंस ना मिलना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि UAE भी हबशान फुजिरा पाइपलाइन, ये अबू धाबी के इनलैंड ऑयल को गल्फ ऑफ ओमान के फुजिरा पोर्ट तक ले जाती है, जो हॉर्मूज के बाहर है। क्या UAE भी अलग ऑल्टरनेटिव के बारे में सोच रहा है? देखिए, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनका, क्योंकि उनका व्यापार, उनका जो ट्रेड, उनका इकोनॉमिक्स जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है इस तनाव की वजह से। तो हर देश चाहता है कि कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो, हम उनका उपयोग करें ताकि उनके जो रोजमर्रा की जीवन है, इकोनॉमिक्स है, उसको हैंडल कर सकें। महत्वपूर्ण ये, इस तनाव में क्या ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं
जहाँ तक ऑयल की बात है, सर ने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा की। सिक्योरिटी कवर की जहाँ तक बात है, तो क्या अमेरिका चाहे ऑयल का फ्लो हो या सिक्योरिटी का ऑप्शंस हो, क्या अमेरिका इतनी छूट देगा? और ऐसे ये बहुत बड़ा एक दबाव है गल्फ कंट्रीज़ पर, जो 6 देश हैं गल्फ GCC पर। तो ये महत्वपूर्ण ये है कि ऑप्शन जो हैं वो उनकी संभावना क्या रहती है। 3 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप अमेरिका के साथ चलिए, या आप खुद चलिए, या तीसरा दोनों के बीच का रास्ता निकालिए, यानी कि हाइब्रिड रूट। तो अब मजबूरी उनकी ये है क्योंकि दोनों के गल्फ कंट्रीज और अमेरिका के बीच में लगभग $80 बिलियन का ट्रेड है। तो दोनों के उद्देश्य जो है उसमें निहित हैं। अगर इस पर कोई प्रभाव पड़ता है या दूरी बढ़ती है दोनों के बीच में ऑयल सप्लाई की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से, तो ये ट्रेड प्रभावित होगा, और कभी दोनों पक्ष नहीं चाहेंगे हो। ऐसे में हालत ये है कि उनको कूटनीतिक इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, और अमेरिका इसको कभी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि देखिए उसने इतना 6,500 माइल दूर लाके पूरी अपनी असला नेवल ब्लॉकेड लगाया है। क्यों? क्योंकि चाहता है कि प्रभुत्व बना रहे, और साथ में कवर है कि वो चाहता है कि फ्री ट्रैफिकिंग हो पूरे विश्व बट की। उसका असर क्या हुआ? ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड का दावा जितना मर्जी डोनाल्ड ट्रंप करते, बावजूद उसके जब अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत ईरान ने करी, तब भी तो उसने गल्फ कंट्रीज में यूएस एसेट्स को टारगेट किया। इसी को लेकर आगे चर्चा करने से पहले इराक के बारे में भी एक बात, क्योंकि नॉर्दर्न रूट को टर्की साइफन पोर्ट ये मेडिटेरेनियन एक्सेस देता है और हार्मूज पर डिपेंडेंसी को कम करता है। ऐसे में आने वाले वक्त में किन फ्यूचर ऑप्शंस को लेकर चर्चा हो रही है, या क्या ऐसे विकल्प हैं उस लिहाज से इराक, जहां ओमान बसरा को दुक और जॉर्डन अकाबा कॉरिडोर और कुछ कंसेप्चुअल बाईपास आइडियाज भी चर्चा का विषय है, लेकिन ये अभी फुल स्केल रिप्लेसमेंट नहीं है। सर, 6 महीने में डायलॉग डिप्लोमेसी कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त को देखते हुए ये जो फ्रेजाइल सिचुएशन बनी हुई है, 60 दिन की डेडलाइन खत्म, अगले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए दोनों की बड़े बड़े स्तर की तैयारी, गल्फ को कोई रीअश्योरेंस इसलिए भी नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो जानते हैं कि यूएस सिर्फ अपने एसेट्स ही नहीं बचा पा रहा। अब तो गल्फ कंट्रीज कह रही हैं कि यूएस अपने बेस, अपने एसेट्स यहां से हटाए। देखिएगा सुरभि जी, ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स बहुत महंगे हैं। नंबर 1, नंबर 2, बनाने में वक्त लगेगा, यानी 3-4 साल के बाद वो होंगे। 3-4 साल किसने देखा? वो तो अभी जो किल्लत पूरी विश्व भर में हो रही है, उसको देखते हुए किस प्रकार से ये जा सकते हैं आगे, उसको देखना है। ज़रूर ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बाकी ऑपरेशनल नहीं है। प्लस गैस, हर गैस को नहीं हम पाइपलाइन से ले जा सकते हैं, बाकी जो चीज़ें उसको नहीं ले जा, तो काफ़ी बंदिश है। ओमान जैसा है, या कतर है जिसका पूरी इकॉनमी गैस के ऊपर चल रही है, यूएई है। प्लस आप देखते हैं मेक्का एक तरीके से उन्होंने बना रखा है पाकिस्तान के साथ, तो यूएई के रिश्ते कैसे हैं। ओमान जो है, अब ओमान तकरीबन अगर देखें किससे घिरा हुआ है, यमन एक तरफ, दूसरी तरफ आपका यूएई, और तीसरी तरफ आपका सऊदी, यानी और एक तरफ अरेबियन सी, और उत्तर में आपका ईरान। ऐसे इसमें जब ओमान जो है एक देश जिसकी 55% आबादी तो लोकल है, वो ओमानी है, जिसमें भी 20% बलूची हैं, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से लड़ रहा है। तो बाकी जो आबादी 45% आबादी जो है वो तो माइग्रेटरी है, यानी कि 55 लाख लोगों में तकरीबन आप 50-50 कर लो, कुछ बाहर के कुछ अंदर के। तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर ओमान को क्या लगता है वो अकेला कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अब ओमान को अमेरिका की जरूरत है, लेकिन ओमान मध्यस्थता करता आया हर हमेशा तेहरान और अमेरिका को लेकर के, तो ओमान भी बीच में फंस गया। इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रंप को लगा कि ये कहीं गद्दारी तो नहीं हो रही, ये कि मेरे पीछे कुछ कर तो नहीं रही, जिससे कि मेरा जो अमेरिका का दबदबा है या जो वर्चस्व है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से हटाने की कोशिश कर रही है। कि सिर्फ गल्फ कंट्रीज यूएस को लेकर रीथिंक करने लग गई हैं। नहीं, रीथिंक हो रहा है, ऐसी खबरें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप मतलब रीथिंक करने से फायदा नहीं ना, आपको देखना पड़ेगा ऑप्शंस क्या रियली एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप, क्या उनको एक शेप दे पाएंगे। ईरान और ओमान के बीच में उस समय तनाव और बढ़ गया था जब ईरान ने अटैक किया ओमान पर, क्योंकि अमेरिका के दबाव में उसने जो ओमान वाटर्स हैं उसमें उसे अलाउ कर दिया फ्लो ऑफ ट्रैफिक को। तो ऐसे हालत में ईरान ने अटैक किया। तो निश्चित रूप से ईरान चाहे कुछ भी कहिए, वो स्ट्रेटेजिक वे में इस ढंग से लोकेटेड है कि वो ज़्यादा छूट नहीं लेने देगा ओमान को। और अब जो बीच का रास्ता हुआ है, ये इस पर अमेरिका ने हालांकि धमकी दी है कि मैं आपको खत्म कर दूंगा अगर बीच शांति वार्ता में आए, लेकिन क्या ये शब्द बाहर चलेंगे या जमीन पर होगा, ये बहुत मुश्किल है। वॉर तो जारी है सर, लेकिन आप कुछ ये जो मुसद्दम पेनिनसुला है, आप देखिएगा 12 नॉटिकल माइल दोनों को चाहिए और 21 नॉटिकल माइल ही है। अगर चाहे, अमेरिका चाहे तो कंप्लीटली आइसोलेट कर सकता है ईरान को, और ओमानी पानी से ही आवाजाही कर सकता है। उसको ईरान सह नहीं पाएगा, तो ईरान फिर हमला करेगा। ईरान के हमले से बचने के लिए
बेस्ट है विन विन सिचुएशन, जिसमें ईरान का भी फायदा हो, ओमान का भी फायदा हो और पूरे विश्व का फायदा हो, जिससे 20% का तेल और गैस वहां से गुजरे। आप दोनों से चर्चा के बाद समझ ये आ रहा है कि ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं, कैपेसिटी लिमिटेड जरूर है और टाइम टेकिंग प्रोसेस भी बहुत ज्यादा। गल्फ स्टेट्स टोटल एक्सपोर्ट्स को पूरी तरह रीरूट तो नहीं कर सकते, वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। और ईरान युद्ध ने खाड़ी देशों के सामने एक पुराना लेकिन अब एक और गंभीर सवाल खड़ा ये कर दिया है कि हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल कहां जाए। सऊदी अरब के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, यूएई के पास फुजैरह तक जाने वाली पाइपलाइन, लेकिन ये सिर्फ पार्शियल रिलीफ है। पूरा गल्फ सिस्टम अभी भी हॉर्मुज चोक पॉइंट पर निर्भर है। इसी बीच ट्रंप ने ओमान को लेकर बेहद आक्रामक भाषा इस्तेमाल की, जो वार्निंग दी उसका मतलब क्या है ये भी हमने जाना। लेकिन डिप्लोमेटिक क्राइसिस का असर सीधा ऑयल मार्केट के साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी पर भी दिख रहा है। टेक अवे साफ है कि गल्फ देशों के पास रूट ऑप्शंस हैं, लेकिन नो परफेक्ट एस्केप रूट। यही वजह है कि वो इस युद्ध की प्राइस चुकाने की बात कर रहे हैं, बिकॉज द कॉस्ट इज स्ट्रैटेजिक नॉट जस्ट फाइनेंशियल।